हेलो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो रेनॉल्ड नंबर पढ़ रहे थे शायद हमें ना। हम्म। तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, और रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर ई इज इक्वल टू रो वी आर बाय म्यू। ये फॉर्मूला होता है किसका? रेनॉल्ड नंबर। ठीक है ना। अब इस रेनॉल्ड नंबर के बिहाफ पे हम फ्लो को, जो ओपन चैनल का फ्लो होता है, उसको तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास आर ई की जो वैल्यू है वो 500 से कम है, आर ई की जो वैल्यू है वो 500 से अगर कम है, तो फ्लो कैसा होगा? लेमिनार फ्लो होगा। लेमिनार फ्लो होगा। ठीक है ना। अगर 500 से 2000 के बीच में है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं किस तरह का फ्लो बोला जाता है? इसको ट्रांजिशनल फ्लो बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसका नाम होता है ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है ना। और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा हुआ, तो इस कंडीशन में फ्लो होता है अपना टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात थी रेनॉल्ड नंबर के बारे में। इसको लिखें। बन गया। चलिए, आगे एक पॉइंट आता है अपने पास, एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक है ना। तो देखो, एक थ्योरी थी पहले जो अब तो गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। वो थी सील्ड थ्योरी। ठीक है ना। और सील्ड थ्योरी जो होती है, ठीक है, सील्ड थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज शियर स्ट्रेस बताते थे। चैनल जो होती है, कैनाल जो होती है, उनमें एवरेज शियर स्ट्रेस का पता लगाया जाता था सील्ड थ्योरी के हेल्प से। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो एक छोटा सा पॉइंट डाल के, बाउंड्री शियर स्ट्रेस इन ओपन चैनल। ठीक है ना। क्लियर। और इसे डिनोट किया जाता है टो एवरेज से। टो एवरेज। ठीक है ना। मतलब ये एक तरीके से शियर स्ट्रेस के बारे में हमें जानकारी देता है, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास गामा डब्ल्यू आर इंटू एस। ठीक है ना। गामा डब्ल्यू आप सभी को पता है, आर होती है यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है। और एस भी आप सबको पता है, दैट इज बेड स्लोप। ठीक है ना। तो ये सील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दी जाती है। ठीक है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन की सील्ड थ्योरी होती है एक, जिसके बिहाफ पे अपन ये पता लगाते हैं कि कैनाल में जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितना प्रेशर लगाते हैं, कितना शियर स्ट्रेस लगाते हैं, और जो कैनाल के पार्टिकल हैं बेड के साइड से, उनको कितना फोर्स चाहिए रजिस्ट करने के लिए। वो सब कुछ हम पता लगा देते हैं शील्ड थ्योरी की हेल्प से। ठीक है ना। अब वो सिलेबस से नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है एवरेज शियर स्ट्रेस का, ये उस शील्ड थ्योरी के हिसाब से ही दिया जाता है। ठीक है ना। तो बना लो इसको। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार, सिंपल सिंपल से। आज सर्वे खत्म हो जाएगी, कल से अपनी 4 घंटे की क्लास लगेगी, शायद कल कल में निपट जाए, या तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा जाए।
एक सेकंड रुकें जरा। क्वेश्चन लिखें एक। A rectangular open channel, a rectangular open channel is designed to carry a flow. A rectangular open channel is designed to carry a flow. Is designed to carry a flow of 2 meter cube per second. Of 2 meter cube per second, ठीक है ना। तो आपको एक तरीके से डिस्चार्ज दिया हुआ है कितना, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे लिखें इसमें, if the bed slope of the canal, if the bed slope of if the bed slope of the canal is 0.0021, if the bed slope of canal is 0.0021 and its hydraulic radius is 0.418 meter, and its hydraulic radius is 0.418 meter, then find the average shear stress. Then find the average shear stress in that channel. In that channel. तो आपको एवरेज shear स्ट्रेस बतानी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेट की जा सकती है आसानी से। मिला आंसर? अरे इतना टफ कहाँ है, क्वेश्चन में है ही क्या, सारा तो डेटा दिया हुआ है तुमको। यूनिट बताओ भाई, यूनिट बताओ। शियर स्ट्रेस यूनिट बताओ, न्यूटन में लिया है, किलो न्यूटन में लिया है, कुछ तो होगा। अरे ये पड़ा फॉर्मूला टॉ एवरेज का, ठीक है ना। तो टॉ एवरेज क्या हो जाएगा अपना, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही होती है ना। तो रख दो 9.81, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 0.418, ठीक है ना। और एस की वैल्यू कितनी है, 0.0021, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगी यहाँ पे एवरेज शियर स्ट्रेस। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो ये किलो न्यूटन में चल रहा है और ये डिजिट शायद बहुत कम आएगी, माइनस में जाएगी, है ना। तो इसको ऐसे करो, इसको किलो न्यूटन की जगह न्यूटन में कन्वर्ट कर दो। अगर किलो न्यूटन को न्यूटन में करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा आपके पास आराम से, कितना आएगा। अरे क्या कर रहे हो यार, आंसर तो बताओ भाई।
8.61 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो आंसर आया है 8.61 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया क्या इसको? एक ही आदमी है जो कैलकुलेट करके आंसर बता रहा है। बाकी क्या कर रहे हो सारे? सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें इतना टाइम खा गए तुम लोग यार। हाँ तो ऐसे बताया करो जिससे पता लगे। ये हुई ना बात। अब आगे चलते हैं, बना लो इसको जिसको बनाना है। आगे चलते हैं, ये हो गए अपने छोटे मोटे टॉपिक्स। अब पढ़ते हैं अपन यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूलाज। हेडिंग डालें, यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूलाज। यूनिफॉर्म फ्लो फॉर्मूलाज, ठीक है ना? ऐसे फॉर्मूलाज, ठीक है, जो यूनिफॉर्म फ्लो में यूज आते हैं, ठीक है, जो यूनिफॉर्म फ्लो में यूज आते हैं जनरली, ठीक है, और जिनकी हेल्प से अपन किसी भी कैनाल के लिए वेलोसिटी, ठीक है, डिस्चार्ज वगैरह मेजर करते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज, ठीक है ना? तो पहला पहला फॉर्मूला जो यूज किया जाता है ओपन चैनल फ्लो के केसेस में, दैट इज चेजी फॉर्मूला। सब जानते होंगे इसके बारे में, सब जानते होंगे। ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, ठीक है, हमने कैनाल में भी पढ़ा था इसको। तो चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है, चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है, दैट इज v इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। ठीक है ना? सभी को पता होगा ये बात, क्लियर? अब देखें यहाँ पे r है हाइड्रोलिक रेडियस, सबको पता होगा, r इज हाइड्रोलिक रेडियस, और s होता है यहाँ पे बेड स्लोप, बेड स्लोप, क्लियर है ना? c होता है यहाँ पे चेजी कांस्टेंट, सी होता है हमारे पास चेजी कांस्टेंट, ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे आपने देखो, कैनाल जब हमने पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि भाई जो चेजी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम कटर फॉर्मूला के बिहाफ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पकड़ाई होंगी, ठीक है, सी की वैल्यू दे दी होंगी आपको, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकालते हैं। ये तो बातें हो गई थी बेसिक जो हमको पता थी, ठीक है ना? अब कुछ काम की बातें निकालते हैं इनमें से, जो क्वेश्चन निकलता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं चैनल का। ये मेरे पास एक चैनल है कोई, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो फिक्स है, क्रॉस सेक्शन जो है इसका वो क्या है, फिक्स है। बेड स्लोप जो है इसका वो भी क्या है, फिक्स है, ठीक है। अगर बेड स्लोप फिक्स है, क्रॉस सेक्शन फिक्स है, दैट मींस इसकी हाइड्रोलिक रेडियस भी क्या होगी, फिक्स होगी। भाई हाइड्रोलिक रेडियस क्या चीज है? हाइड्रोलिक रेडियस क्या है? क्रॉस सेक्शन का ही तो एक पैरामीटर है, एरिया बाय पेरीमीटर, ठीक है ना? तो अगर क्रॉस सेक्शन फिक्स है, इसकी विड्थ और डेप्थ फिक्स है, तो इसका हाइड्रोलिक रेडियस भी फिक्स होगा, ठीक है। चेंज किसमें करने वाला हूं मैं? चेंज करने वाला हूं जिस मटेरियल से कैनाल बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है लाइनिंग प्रोवाइड करवा रखी हो इसमें, हो सकता है अनलाइन कैनाल हो, और अनलाइन कैनाल में भी हो सकता है अलग अलग तरीके की सॉइल की बनी हुई हो, केसेस बन सकते हैं ना। तो हम उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा देखें, अगर यहाँ पे आर और एस की वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, सी पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो सी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, सी की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब आप सब समझदार हो, कैनाल के केस में आपके पास दो तरह की कैनाल है, आपके पास दो तरह की कैनाल हैं। एक है आपके पास लाइन कैनाल, एक है आपके पास लाइन कैनाल, और एक है अनलाइन कैनाल। कौन से केस में वेलोसिटी जो होती है फ्लो की वो ज्यादा होती है, अनलाइन कैनाल में या लाइन कैनाल में? बताना जरा, किस टाइप की कैनाल में फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है, लाइन में या अनलाइन में? हम्म, बताओ भाई। क्या कर रहे हो, नींद में हो गया?
चाय वाय नहीं मिली तुमको सुबह? हम्म। नहीं बताओगे? चलो जब तक बताओगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। बताना जरा किसके केस में वेलोसिटी ज्यादा होती है, अनलाइन कैनाल के केस में, लाइन कैनाल के केस में? नहीं पता तो लिख दो और बताओ, टप्पा भी मारो पर बताओ। हम्म। अनलाइन में। चलो और कोई, और कोई है जिसको ऐसा लगता हो कि नहीं भाई लाइन में होती होगी? अरे यार बाबू, देखो सिंपल सी बात है। देखो अनलाइन कैनाल में हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? एक तो होती है सिल्टिंग की और एक होती है स्कोरिंग की, ठीक है ना? अगर मैं अनलाइन कैनाल के केस में वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा दूंगा तो उस केस में क्या होगा, स्कोरिंग होने लग जाएगी, ठीक है ना? तो अनलाइन कैनाल जब हमने डिजाइन करी थी तब पढ़ा था ना कि वेलोसिटी ऐसी डिजाइन करते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है? मतलब एक मिडिल वेलोसिटी रखी जाती है, बीच की वेलोसिटी रखी जाती है, ठीक है ना? तो वेलोसिटी अनलाइन कैनाल के केस में हम ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अगर मैंने अनलाइन कैनाल के केस में ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दी, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैनाल में स्कोरिंग होने लग जाएगी, इरोजन होने लग जाएगा, ठीक है? जबकि लाइन कैनाल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लाइन कैनाल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइन कैनाल में जो मटेरियल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? लाइन कैनाल में जो मटेरियल होता है अपना वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें से आप ज्यादा वेलोसिटी फ्लो करवा सकते हो, ठीक है ना? तो अगर मैं आइडेंटिकल कंडीशन मानूं तो मुझे पता है कि भाई लाइन कैनाल के केस में जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है? अब मुझे जरा बताना, अगर लाइन कैनाल के केस में, लाइन कैनाल के केस में अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, दैट मीन सीधी सी बात है सी की वैल्यू या चेजी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है? अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी लाइन कैनाल के केस में तो जो सी की वैल्यू है या जो चेजी कांस्टेंट है वो भी ज्यादा ही होगा ना, ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, ठीक है? अगर मैं अनलाइन कैनाल की बात करूं, अगर मैं अनलाइन कैनाल की बात करता हूं तो अनलाइन कैनाल में आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई वेलोसिटी कम होती है फ्लो की। तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है? चेजी कांस्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो एक बात दिमाग में रखना कि भाई जो लाइन कैनाल होती है, जो लाइंस कैनाल होती हैं, कंक्रीट लाइनिंग अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं हम या और किसी स्पेसिफिक टाइप की कैनाल में लाइनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें जो स्मूथनेस होती है, उसमें जो स्मूथनेस होती है वो कम होती है, ठीक है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अनलाइन कैनाल होती हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेस लगती है वाटर पे, ठीक है? जो हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करी थी ना, क्लियर? वो तो एक एवरेज केस था, लेकिन लाइन कैनाल के केस में स्ट्रेस कम वर्क करती है और अनलाइन कैनाल के केस में स्ट्रेस ज्यादा वर्क करती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्लो जब होता है तो अनलाइन कैनाल जो होती है उसके फ्लो में ज्यादा रेजिस्टेंस जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉइल पार्टिकल सारे के सारे खुले हुए पड़े हैं, ठीक है? क्लियर? लेकिन अनलाइन कैनाल जो है वो कम रेजिस्टेंस फ्लो में प्रोवाइड करवाती है। मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि लाइनिंग कैनाल में जो फ्लो होता है वो स्मूथ सरफेस से होता है, ठीक है? और आपको पता है जितनी स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है, जितनी स्मूथ सरफेस होगी उस पर उतनी ही आसानी से फ्लो होगा, ठीक है? और जितनी उबड़ खाबड़ रफ सरफेस होगी उतना ही उसमें धीमे फ्लो होगा, ठीक है? तो आपको पता है कि भाई लाइन कैनाल में स्मूथनेस ज्यादा होती है, भाई लाइन कैनाल में जो स्मूथनेस होती है लाइनिंग की वो ज्यादा होती है, जबकि अनलाइन कैनाल में कम होती है, ठीक है? मतलब स्मूथनेस ज्यादा है तो सी की वैल्यू ज्यादा मिल रही है हमें, बात ध्यान से सुनना। लाइन कैनाल में स्मूथ होती है सरफेस, स्मूथ लाइनिंग होती है, तो अगर लाइनिंग आपकी स्मूथ है, ठीक है, रेजिस्टेंस फ्लो के अगेंस्ट नहीं है तो सी की वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना? अगर मेरे पास रेजिस्टेंस फ्लो में ज्यादा है दैट मींस जो लाइनिंग है या जो सरफेस है कैनाल की वो कम स्मूथ है, तो वेलोसिटी जो है सी की वैल्यू हमें कम मिल रही है। तो मुझे यहां से एक बात पता लग गई कि जो चेजी कांस्टेंट होता है, जो चेजी कांस्टेंट होता है, चेजी कांस्टेंट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट्स रिप्रेजेंट
स्मूथनेस स्मूथनेस ऑफ कैनाल सरफेस। सरफेस क्या, उसके बेड और उसकी साइड, ठीक है ना। तो चेजी कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कैनाल सरफेस की स्मूथनेस को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो ये हमने एग्जांपल से भी समझ लिया, इसको बनाओ फटाफट। बन गया, कोई समस्या बताएं जरा। कोई प्रॉब्लम? ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तुमको, देखो एक क्वेश्चन है, चार अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मटेरियल दे रखे हैं, सॉइल दे रखी है। फर्स्ट है आपके पास बोल्डर, बोल्डर समझते हो ना, बड़े साइज के पत्थर, ठीक है। सेकंड है आपके पास ग्रेवल, थर्ड है आपके पास सैंड, और फोर्थ है आपके पास सिल्ट, ठीक है ना। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी के रूप में प्रेजेंट कीजिए। अरेंज, क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन की तरह लिख लो इसको, अरेंज them in increasing order of चेजी कांस्टेंट। चेजी कांस्टेंट बता सकते हो क्या, मुझे बताओ। ये चार चीजें तुमको दी हुई हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि इन चार चीजों से कैनाल बनी हुई है। पहले केस में बोल्डर से कैनाल बनी हुई है, सेकंड केस में ग्रेवल से कैनाल बना रखी है, मतलब जो बेड और साइड है वहां पे ग्रेवल प्रेजेंट है। तीसरे केस में सैंड में से फ्लो हो रहा है, और चौथे केस में सिल्ट में से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि इनमें से सबसे ज्यादा चेजी कांस्टेंट किसके लिए होगा और सबसे कम चेजी कांस्टेंट किसके लिए होगा, बताना जरा। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि भाई चेजी कांस्टेंट जो होता है वो स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा चेजी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे स्मूथ सरफेस किसकी होती है, बताना जरा एक बार। 4 3 2 1, मतलब सबसे ज्यादा बोल्डर के लिए, मतलब सबसे ज्यादा बोल्डर के लिए, सबसे ज्यादा सिल्ट के लिए। ये सही है। 4 3 2 1 इज अ करेक्ट आंसर। नहीं, 4 3 2 1 नहीं, उल्टा लिख दिया तुम लोगों ने। भाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से देखो, सबसे कम बोल्डर के लिए, ठीक है, फिर ग्रेवल के लिए, फिर सैंड के लिए, फिर सिल्ट के लिए। ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रहता है सी की वैल्यू वो होती है सिल्ट के लिए, सबसे ज्यादा सी की वैल्यू होती है सिल्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा रोलिंग करते हुए रहते हैं वो, ठीक है। आपको पता है भाई स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है, कोई पार्टिकल है मिट्टी में या पानी में, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल कोई भी है, वो पानी में जितना ज्यादा लुढ़कता चलेगा, आपस में टक्कर करेगा, उसकी स्मूथनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यही होता है ना, ठीक है। और सिल्ट के पार्टिकल्स क्या है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं फ्लो के साथ साथ, कंटिन्यूअसली टक्कर करते रहते हैं, तो उनकी साइज जो हो जाती है, ठीक है, उनकी जो सरफेस हो जाती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है ना। वो क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तुम देखना कभी नदी वगैरह की सिल्ट देखना, बिल्कुल गोल गोल होती है, ठीक है ना, बिल्कुल राउंडेड होती है, बिल्कुल गोल होती है। देखिए कभी नदी वगैरह की सिल्ट देखी होगी आपने, ठीक है ना। नदी में जो सिल्ट बहती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, गोल चिकनी, ठीक है ना। वो क्या कारण है कि भाई सिल्ट जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है,
सिल्ट कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब कोई भी मटेरियल फ्लो करता रहता है, कोई भी उबड़ खाबड़ मटेरियल है, लाइक इस टाइप का मटेरियल है, इसको आप ऐसे धरती पे गुड़काते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रोलिंग करवाओ, रोलिंग करवाते जाओगे तो क्या होते जाएगा, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो टूटते जाएंगे। रोलिंग करने के साथ साथ क्या होगा, इसके कॉर्नर जो है वो टकरा टकरा के टूटते जाएंगे। अब यही काम किस में हो रहा है, सिल्ट में हो रहा है। सिल्ट जो है पानी के साथ फ्लो के साथ बहती रहती है, मतलब एक तरीके से रोलिंग करती रहती है, रोलिंग करती रहती है, तो इसके जो इरेगुलरिटीज हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल आपकी स्मूथ सरफेस में आ जाती है, स्मूथ शेप में आ जाती है। तो सबसे ज्यादा जेजी कांस्टेंट की वैल्यू होगी सिल्ट के लिए, याद रखना, ठीक है ना, क्लियर। और दो वैल्यूज और लिख लीजिए, काम में आ जाती हैं कई बार। लाइन कैनाल के लिए जो सी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 75, और अनलाइन कैनाल के लिए जो सी की वैल्यू होती है दैट इज 40। ये दो वैल्यूज होती हैं अपने पास, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास जेजी फॉर्मूला। बनाओ इसको फटाफट, बना लिया होगा आई थिंक। चलो अब डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं सी का। डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, बड़ा आसान है लेकिन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ईएस में पूछा गया है कई बार, ठीक है, 2-3 बार। एजेई के एग्जाम में खूब बार पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी मतलब जेजी कांस्टेंट, ठीक है। 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, विमा, विमा ही तो होती है डायमेंशन, विमा बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे, इनको विमा बोलते हैं, ठीक है ना। मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, मैं तो अब भी इनको विमा ही बोलता हूँ। अब आप इंग्लिश में इनको डायमेंशन बोल लो, एक ही बात है। देखें जरा, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, V इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखें जरा, मुझे यहाँ पे अगर C का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय अंडर रूट आर इंटू एस, ठीक है। अब V की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्लियर है ना। और यहां पे जो अपने पास R है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिक रेडियस, और हाइड्रोलिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है अपने पास, एरिया बाय पेरीमीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर की मीटर, तो हाइड्रोलिक रेडियस की क्या आती है, मीटर आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और एस होता है बेड स्लोप, बेड स्लोप की कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, क्लियर ना। अब देखना जरा, ये मीटर की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 पावर, ठीक है। और डिवाइड बाय सेकंड, ये हो गई किसकी, सी की यूनिट हो गई, ठीक है ना। और अगर मैं इनकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो मीटर को डिनोट करते हैं अपन किससे, एल से, एल टू पावर 1/2। टी नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा, और एम कितना है यहाँ पे, 0 है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, जेजी कांस्टेंट का। बताओ कुछ समस्या हो तो, आसान सा है, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, किसी का भी फाइंड आउट कर लो, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट करना तो आना ही चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन खूब बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। एफएम में बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आते हैं, ठीक है। सोम में बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आते हैं, मूवमेंट के, अलग अलग फोर्सेस के, शियर के, इनके। एफएम में बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। तो किसी का भी फॉर्मूला आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बन गया, चलिए। तो ये हो गई हमारी बातें चेजी फॉर्मूला की कुछ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, जो यूज किया जाता है फ्लो को मेजर करने के लिए, फ्लो फाउंड आउट करने के लिए, दैट इज मैनिंग फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज मैनिंग फॉर्मूला, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। सेकंड होता है अपने पास मैनिंग फॉर्मूला, मैनिंग
फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मैनिंग फॉर्मूला को देखते हैं, क्या सीन है इसका। देखो सभी को पता होगा वेलोसिटी जो होती है मैनिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होती है, 1/n r⁻²/3 1/n r⁻²/3 s⁻1/2, ठीक है ना। यहाँ पे r का आपको पता होगा क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, और s क्या होता है, बेड स्लोप, ठीक है ना। n क्या होता है, यहाँ पे n को बोला जाता है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट। अब देखो इसका नाम ही रफनेस है, ठीक है, इस कोफिशिएंट का नाम ही रफनेस कोफिशिएंट है, तो ये किसे डिनोट करेगा, रफनेस को डिनोट करेगा, ठीक है ना। या आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर मेरे पास r कांस्टेंट हो, s कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी जो है 1/n पे प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम n की वैल्यू, ठीक है। और वेलोसिटी किसके लिए ज्यादा होती है, जब सरफेस स्मूथ होती है, ठीक है, मतलब सरफेस अगर स्मूथ होगी तो वेलोसिटी ज्यादा, दैट मींस n की वैल्यू कम, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लाइन कैनाल का अगर मैं केस लूं, तो लाइन कैनाल के केस में आपको पता होता है स्मूथनेस क्या होती है, स्मूथनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। और ज्यादा होती है इसी वजह से वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो n की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है ना। जबकि अगर अनलाइन कैनाल में देखूं मैं, अनलाइन कैनाल में देखूं मैं, तो अनलाइन कैनाल के केस में आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, वेलोसिटी कम होगी तो एन की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा स्मूथनेस उतनी कम एन की वैल्यू, ठीक है, जितनी ज्यादा स्मूथनेस उतनी ज्यादा, सॉरी, उतनी कम एन की वैल्यू, ठीक है। तो मतलब ये कह सकता हूं कि भाई जो एन है वो स्मूथनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मूथनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मूथनेस के है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रफनेस के प्रोपोर्शनल, ये रफनेस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, मैनिंग्स एन रिप्रेजेंट रफनेस, ये रफनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और चेजी का जो कांस्टेंट था वो स्मूथनेस को प्रेजेंट करता था, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं एन की वैल्यू, तो रफनेस किसमें ज्यादा होती है, अनलाइन कैनाल में ज्यादा होती है, तो अनलाइन कैनाल के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, लाइन कैनाल से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मैनिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अनलाइन कैनाल के लिए ज्यादा होती है, लाइन कैनाल के लिए ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ईएस में, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहूं, किसका, एन का, अगर मैं जो मैनिंग का कोफिशिएंट है एन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैनिंग्स एन, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखो अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁻²/3 s⁻1/2, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए क्या, यहां से मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n क्या हो जाएगा आपके पास, r⁻2/3 इंटू s⁻1/2 डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी, क्लियर है ना। अब देखो r जो होता है मतलब हाइड्रोलिक रेडियस, किसमें होती है, मीटर में होती है, मीटर के डायमेंशन क्या, l, तो इसको l लिख देता हूं, ठीक है ना, l की पावर 2/3। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर मतलब l, पर सेकंड मतलब t, यही हुआ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा l⁻2/3 इंटू t⁻1 डिवाइड बाय l⁻1, डिवाइड बाय l⁻1। l को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l⁻2/3 माइनस 1 इंटू t⁻1, ठीक है ना। अब 2/3 में से घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपके पास m0 l⁻1 माइनस 3 माइनस में t⁻1, ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की तो जरूरत होती नहीं, एग्जाम में आते हैं तो याद भी नहीं रहते, सीधी सी बात है।
तो अपना तो सिंपल सा काम होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हाथों हाथ फाइंड आउट कर दो, कोई ज्यादा समय लेता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन और फॉर्मूला होते हैं, याद नहीं रहते। एसएससी जेई या कोई भी स्टेट पीएससी वगैरह के एएन जेईएन के एग्जाम होते हैं, वहाँ एक आध क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इन डायमेंशन के, ठीक है। एफएम से विशेषकर विस्कोसिटी की पूछ लेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, हाइड्रोलिक विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, इनकी जो डायमेंशन होती है खूब पूछी जाती है एग्जाम में, देखा भी होंगे आपने, क्वेश्चन कभी करे होंगे तो डायमेंशन फॉर्मूले रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एग्जाम में निकाल दो हाथों हाथ, 1 मिनट का टाइम नहीं लगता इनको निकालने में, ठीक है ना। हाँ जी, बना, बन गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम कर सकते हो क्या तुम एक काम कर सकते हो क्या, यहाँ पे देखना जरा, ये जो मैनिंग की इक्वेशन है ये भी वेलोसिटी को बता रही है, ठीक है ना, और चेजी ने जो इक्वेशन दी थी वो भी वेलोसिटी को बता रही है। अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर कैनाल लूं तो इन दोनों फॉर्मूलाज के हेल्प से क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना, नियर अबाउट इक्वली आएगी। तो अगर मुझे मैनिंग का जो एन है, मैनिंग का एन मतलब एन रफनेस कोफिशिएंट, और चेजी का जो कोफिशिएंट है सी, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़े तो कर सकते हो क्या तुम फाइंड आउट, करके देखो, मैं जब तक इंक भरता हूं इनमें। मैनिंग का कोफिशिएंट एन और चेजी का कोफिशिएंट सी में रिलेशन फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, क्योंकि ये भी वेलोसिटी को बताता है, चेजी की इक्वेशन भी वेलोसिटी को बताती है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, और अपने पास रिलेशन आ जाएगा एन का और सी का। चलो फाइंड आउट करो, पूछा जाता है, करके देखो हो जाएगा। आर को एक साइड खींच दो, एस को एक साइड खींच दो, प्लस माइनस कर दो, रिलेशन आ गई, भारी काम थोड़ी होता है इनमें। ट्राई करो। आर इंटू A2 पावर 1/3, ए पे क्यों पहुंच गए, एरिया कहां से इंट्रोड्यूस कर दिया तुमने, एरिया की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, R2 पावर 1/3, R2 पावर 1/3 तो मुझे सही नहीं लग रहा, दोबारा सही चेक करो एक बार। R2 पावर 1/6 सही है बिल्कुल, R2 पावर 1/6 आएगी आपके पास। चलो देखते हैं इसको। R2 पावर 1/6 आएगी, इसको अभी सोल्व करते हैं। Cn इज इक्वल टू R2 पावर 1/6, वेरी गुड। चलिए फाइंड आउट किया जाए रिलेशन इनका। रिलेशन बिटवीन चेजी सी, इस तरीके से लिखते हैं, चेजी का सी एंड मैनिंग्स एन, दोनों के कोफिशिएंट में क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कर देंगे, कोई सी बड़ी बात है इसको, ठीक है। तो चेजी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, C√R(S), ठीक है ना, क्लियर। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें तो ये हो जाएगी C इंटू R2 पावर 1/2,
लिख सकता हूं अंडर रूट से बाहर निकाल के, इंटू एफ टू पावर 1/2 लिखा जा सकता है इस तरीके से। और मैनिंग के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या है, मैनिंग के अकॉर्डिंग है 1/n इंटू r⁻²/3 इंटू h⁻1/2। क्लियर? यहाँ पे दोनों इक्वेशन मुझे वेलोसिटी ही बता रही है, तो मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, c इंटू r⁻1/2 इंटू h⁻1/2 इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁻2/3 इंटू h⁻1/2। ठीक है ना। तो देखो इधर भी s की पावर 1/2, इधर भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या बचा, c इंटू r⁻1/2 इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁻2/3। ठीक है, इस n को इधर उठा लाओ, c इंटू n, ये इधर क्या हो जाएगा, r⁻2/3 डिवाइड बाय r⁻1/2। क्लियर है? इस r को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास r⁻2/3 माइनस 1/2। करना है इनको, 3 दूनी 6, 4, 3, तो कितना आ जाएगा, r⁻1/6। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, c इंटू एन इज इक्वल टू r⁻1/6। ठीक है, या दूसरी तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, c इज इक्वल टू r⁻1/6 डिवाइड बाय n। ये बन गया अपने पास रिलेशन किस किस का, चेजी कांस्टेंट का और मैनिंग कांस्टेंट का। ठीक है, बड़ा आसान था, देखो बना लो इसको। हो गया, चलिए एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लिखें, मैनिंग फॉर्मूला, मैनिंग फॉर्मूला इज सिंपलर, मैनिंग फॉर्मूला इज सिंपलर एंड मोर एक्यूरेट फॉर्मूला। मैनिंग फॉर्मूला इज सिंपलर एंड मोर एक्यूरेट, मतलब जो मैनिंग का फॉर्मूला है ना, वो सिंपल भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो ज्यादातर हम मैनिंग का फॉर्मूला ही काम में लेते हैं, जब ओपन चैनल के लिए फ्लो काउंट करना होता है ना, तो मैनिंग का फॉर्मूला ही काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो हम डेप्थ के हिसाब से रिलेशन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के बाद करेंगे इसको। क्वेश्चन लिखें एक, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, if depth of flow is increased by 20%, if depth of flow is increased by 20%, then find the increase in discharge, then find increase in discharge। तो आपको डिस्चार्ज में इंक्रीमेंट निकालना है। ठीक है, इसका ट्रिक है एक, चलो एक बार तुम अपना दिमाग लगा के देखो, इसमें कर पाते हो क्या। ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं, मैनिंग फॉर्मूला से होगा, एक बार खुद का दिमाग लगा के देखो, एक बार थोड़ा सा लगा के देखें अपना वाला, कारगर है या नहीं है बेचारा। बाकी मैं तो बताऊंगा, इसको ट्रिक भी बताऊंगा। चलो रहने दो, तुम अटक जाओगे इसमें, लंबा खींच जाओगे क्वेश्चन को, इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं है। देखो समझो इसको करने का तरीका। ठीक है, एक ट्रिक है जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, ट्रिक भी नहीं कह सकते आप। देखो
यहाँ पे डेप्थ जो है वो फ्लो की इंक्रीज कर दी गई 20%। समझना इस क्वेश्चन को। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y जो है उसमें 20% का इंक्रीमेंट आ गया। इंक्रीमेंट जो भी स्पेलिंग होती है इसकी, है ना, इंक्रीमेंट INCR से समझ जाओगे ना। क्लियर है। अब देखो आपको बताना है कि जो डिस्चार्ज है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो ये तो आपको साफ साफ बात पता है कि भाई अगर डेप्थ में चेंज आएगा, अगर डेप्थ में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ जाएगी। हाइड्रोलिक रेडियस बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा। ये बात तो हमें पता है। लेकिन अब पंगा ये है कि यहाँ पे ना तो मुझे कोई सेक्शन बता रखा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैनिंग का फॉर्मूला लगाऊं तो मैनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/n इंटू R टू पावर 2/3 इंटू S टू पावर 1/2। क्लियर। अब ना तो मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल सेक्शन दे रखा है कि ये सेक्शन है, ठीक है, जिसके लिए मैं हाइड्रोलिक रेडियस निकाल दूं, S मुझे दिया हुआ हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अब देखिए जरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखिए जरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, v की वैल्यू आपको दी हुई है मैनिंग के अकॉर्डिंग 1/n R टू पावर 2/3 इंटू S टू पावर 1/2। क्लियर। वेलोसिटी मेरे पास है, ठीक है। मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरे पास जो एरिया है, अज्यूम एरिया इज इक्वल टू A, ठीक है, एंड डिस्चार्ज इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज Q है, एरिया A है, तो मैं आसानी से डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पे देखें जरा, मेरे पास डेप्थ है, कोई भी सेक्शन ले लो आप, ठीक है, ट्रायंगुलर ले लो बेसिक सा अपना, ट्रेपेजोइडल ले लो, ठीक है, या आप रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, या तो आप इसको रेक्टेंगल मान के कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेप्थ है, जो डेप्थ है फ्लो की, वो एरिया में 1 की पावर में आती है, ठीक है। वो एरिया में क्या आती है, 1 टू पावर में आती है, मतलब 1 पावर में आएगी डेप्थ आपकी, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो एरिया होता है, ठीक है, या पहले आप इसको ऐसे लिखो, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा अपना, डिस्चार्ज हो जाएगा एरिया इंटू 1/n इंटू R टू पावर 2/3 इंटू S टू पावर 1/2। ये हो जाएगा आपके पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो जनरली y की पावर 1 पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया जो होता है वो डेप्थ की पावर 1 पे डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया जनरल अगर मैं एरिया देखूं तो क्या होता है भाई, विड्थ इनटू डेप्थ, यही होता है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो बेस इनटू डेप्थ, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई टू। इसमें भी देखेंगे तो अपन 1/2 इंटू डेप्थ इंटू टॉप विड्थ प्लस में बॉटम विड्थ। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया जो है वो जनरली y की पावर 1 पे डिपेंड करता है, किसी भी शेप का उठा लो, ठीक है ना। मतलब डेप्थ की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। और जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है, आपने अलग अलग सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस निकाली, जैसे रेक्टेंगल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस आई थी y के बराबर, ठीक है। ट्रायंगुलर में आ गई थी शायद y बाय 2/2, 2√2। तो मतलब जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो भी कहीं ना कहीं y की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। पीछे कॉपी होल के फॉर्मूलाज देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो r की वैल्यू जो है, हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू जो है वो भी r y की पावर 1 पे डिपेंड करने वाली है, ठीक है ना। अलग अलग केसेस के लिए y की वैल्यू अलग अलग आ जाती, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में अलग अलग आ जाता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल के लिए y/2√2, रेक्टेंगुलर के लिए y, किसी केस के लिए y/2, किसी के लिए y/4, इस तरीके से। पर डिपेंड किस पे रहती है, पावर 1 पे ही रहती है, ठीक है ना। अब देखिए जरा अगर मैं यहाँ पे डिस्चार्ज देखूं तो एरिया, अब मुझे देखो रिलेशन किसका चाहिए, रिलेशन चाहिए मुझे डिस्चार्ज का और डेप्थ का। रिलेशन किसका चाहिए मुझे, डिस्चार्ज का और डेप्थ का, ठीक है। तो एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, y की पावर 1 पे, ये लीजिए, ठीक है। 1/n कांस्टेंट है, हटाओ इसको, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू तो वैसे ही काम की नहीं है, अपन प्रोपोर्शनल पढ़ते देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। r जो है हाइड्रोलिक रेडियस है वो किस पे डिपेंड करती है, y की पावर 1 पे। तो यहाँ पे r की पावर 2/3 है, दैट मींस y टू पावर 2/3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। s क्या है, बेड स्लोप पे कांस्टेंट है, हटा दो, ठीक है, क्योंकि अपन चेंजेस देख रहे हैं किसका, ओनली डिस्चार्ज का और डेप्थ का,
ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू y टू पावर 1 प्लस 2/3, दैट मींस q इज प्रोपोर्शनल टू y टू पावर 5/3। ये रिलेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस रिलेशन के हिसाब से आप ये लिख सकते हो कि q1/q2 इज इक्वल टू y1 टू पावर 5/3 डिवाइड बाय y2 की पावर 5/3, या आप इस तरीके से लिख दो इसको y1/y2 की पावर 5/3, ये लीजिए, ठीक है ना। हो गया अपने पास काम। अब Q1 आप कुछ भी अज्यूम कर लो, Y1 आप Y ले लो, ठीक है, या किसी भी तरीके से इसको अज्यूम करके अब आप फाइंड कर सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। या इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, देखो आसान हो जाएगा। Q2/Q1 इज इक्वल टू Y2/Y1 पावर 5/3 कर सकते हैं, सेम चीज है। अब देखो Y1 मान लेता हूं मैं Y के बराबर, इनिशियल डेप्थ। Y2 क्या हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, तो 1/2 इंटू वाई हो चुकी होगी। ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज है मैं मान लेता हूं Q1, और इसके रेस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज है मैं मान लेता हूं Q2, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं Q2/Q1 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, अरे नहीं सॉरी, हाँ जी। y2 की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है ना, 1.2, और y1 की कितनी है, y है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 1.2 आ जाएगा, पावर 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, मैं चेक करता हूं। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.35, 1.35। दैट मींस Q2 जो है वो कितना है, 1.35 इंटू Q1, 1.35 इंटू Q1, क्लियर है ना। तो 1.35 है इंटू, मतलब क्या है, 1.35 हो गया, मतलब क्या हो गया कि 35% का उसमें इंक्रीमेंट आ गया। इसी तरीके से होता है ना, पहले 100 था, अब 135 हो गया, मतलब 35% का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, डिस्चार्ज में कितना इंक्रीमेंट आया, 35% का इंक्रीमेंट आया। तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार पूछे हुए हैं, तो इसको आप नोट डाल के या किसी भी तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। ये जो हमने रिलेशन बताए हैं इसको किसी भी तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार नोट कर ले। कोई दिक्कत, y1 y2 की वैल्यू समझ में नहीं आई सर, ओके। चलो बताओ, यहां तक समस्या, कोई रिलेशन तो पक्का है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है सौम्या, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, ओके। चलो देखो, देखो डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंक्रीज बाय 20%, तो इंक्रीज करिए, तो पहली कंडीशन में मैं डेप्थ मान लेता हूं y थी, ठीक है ना। पहली कंडीशन में मैं डेप्थ मान लेता हूं y थी, दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया, उसको 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब y इंटू 20/100 प्लस y, यही होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊं तो, या सिंपल सा 20% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 20% इंक्रीज हो गई, मतलब 1.2 y हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन के रेस्पेक्ट में जो डेप्थ है उसको मैं बोल देता हूँ y1, दूसरी कंडीशन के रेस्पेक्ट में जो डेप्थ है उसको बोल देता हूँ y2, ठीक है। पहली कंडीशन में y थी, दूसरी कंडीशन में 20% इंक्रीज हो गई। पहली कंडीशन के रेस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज है मैं बोल देता हूँ Q1, दूसरे के रेस्पेक्ट में जो डिस्चार्ज है मैं बोल देता हूँ Q2। तो मुझे यही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ना कि भाई इसको इंक्रीज किया गया 20%, तो पहले कोई डेप्थ होगी उसको ही तो इंक्रीज करेंगे, तभी तो अपन इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमी कर दी, वृद्धि कर दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, मतलब कोई पहले वैल्यू थी उसके रेस्पेक्ट में ही तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन बन जाती है, अपन रेशियो के हिसाब से फाइंड आउट कर लेते हैं। बन गया, चलो एक काम करो तुम लोग, यहाँ तो अपने को देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन हमें स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं बताया था कि चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है
या मैनिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हमने एक नोट लिखा था कि भाई मैनिंग फॉर्मूला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है और एक्यूरेट काम करना अपन लोग पसंद करते हैं। तो अगर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं दे रखा हो तब तो सीधा सीधा मैनिंग काम में लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर दे रखा हो कि भाई चेजी फॉर्मूला ही काम में लेना है तो फिर तो चेजी ही लेना पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज है नहीं, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा हो तो अपन ज्यादा एक्यूरेट वाला उठाएंगे, दैट वन इज मैनिंग का फॉर्मूला। अगर चेजी का स्पेसिफाई कर दिया तो फिर चेजी का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं किसका, डिस्चार्ज का एंड डेप्थ का, बताना क्या होगा, बताना जरा। मैं चेजी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं डिस्चार्ज एंड डेप्थ का, बताओ जरा, इसी तरीके से होगा। भाई डिस्चार्ज जो है वो बाइक की पावर कितने पे डिपेंड करेगा। अच्छा मेरे से ही करना है भाई, अच्छा मेरे से तो हमने कर लिया, मेरे से तो हमने कर लिया, अब आपको तेजी से करना है, ठीक है। अरे आसान सा है यार, y2 पावर 3/2, वेरी गुड। अरे यार देखो जरा, चेजी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती है, C√RS, ठीक है। डिस्चार्ज क्या हो गया, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दैट मीन डिस्चार्ज क्या हो गया अपने पास, एरिया इंटू C√RS, ठीक है। एरिया का पता है अपने को y की पावर 1 पे डिपेंड करता है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू y2 पावर 1, C कांस्टेंट हटा दो, R किस पे डिपेंड करती है, y की पावर 1 पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो R है उसकी पावर कितनी है, 1/2, और S की पावर भी 1/2, ठीक है ना। तो प्लस y2 पावर 1/2, क्लियर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो y2 पावर 3/2, ये लीजिए। बन गया। ओके, अगला एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं फ्लो के लिए, दैट इज स्टिकर फॉर्मूला, उसको भी पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, इसका नाम है स्टिकर फॉर्मूला। स्टिकलर है, सॉरी सॉरी, इट्स स्टिकलर। स्टिकलर फॉर्मूला, ठीक है ना। स्टिकलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एन मतलब जो कोफिशिएंट है मेनिंग का, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, और इसका फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, दैट इज d⁻50, सॉरी d50⁻1/6 डिवाइड बाय 21.1, 21.1। क्लियर। अब d50 बता सकते हो क्या होता है, d50 बता सकते हो कि क्या होता है। व्हाट इज d50? एग्रीगेट तो है पावड़ो, पर है क्या, d50 एक तरीके से साइज होती है, ठीक है। अरे देखो, d50 क्या होती है, एक तरीके से साइज होती है। मतलब d50 का मतलब ये है कि ये वो साइज है जिससे 50% पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है। मतलब 50% पार्टिकल्स जो हैं वो इस साइज से छोटे हैं। क्लियर ना। दैट मीन्स 50% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर देन दैट साइज, ठीक है ना। अगर 50% फाइनर है तो 50% कोर्सर भी होंगे, ठीक है। अगर 50% फाइनर हैं तो 50% क्या होंगे, कोर्स होंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, और बीच वाले को क्या बोलते हैं अपन, एवरेज बोलते हैं। मतलब ये वैल्यू है 50% फाइनर, 50% कोर्सर, तो ये क्या हो गई, एक तरीके से एवरेज वैल्यू हो गई। तो यह आप लिख सकते हो मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स, मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स, या आप लिख सकते हो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, लेसी की चोरी में। लेसी चोरी में सिल्ट फैक्टर निकाला था, तब फॉर्मूला आया था ना, उसमें d50 तो यूज आ रहा था, तो वहां भी तो पढ़ा था हमने, ये भूल गए। रिवीजन नाम की चीज नहीं है तुम्हारी। एक होता है एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेयर ऑफ मॉडिफाइड फॉर्मूला, मेयर ऑफ मॉडिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी एन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और इसके अकॉर्डिंग जो एन की वैल्यू होती है दैट इज d90 डिवाइड बाय 26। और इसकी पावर एक सेकंड चेक करने दो, इसकी पावर भी 1/6 ही होती है, ठीक है ना। अब d90 का मतलब क्या है, d90 का मतलब है कि भाई वो साइज जिससे 90% पार्टिकल छोटे हो, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो 90% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दैट साइज। क्लियर है ना। अपन सॉइल में पढ़ते हैं इन चीजों को, d90, d50, d30 पढ़ा होगा ना, यूनिफॉर्मिटी कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वहां पे d10 आता है, d30 आता है, d60 आता है। वो यही चीजें होती हैं कि भाई d60 का मतलब है कि 60% पार्टिकल इससे छोटे हैं, d10 का मतलब है 10% पार्टिकल इससे छोटे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे d90 आ गया और d50 आ गया। अब d50 में एक बात आ जाती है कि 50% अगर इससे छोटे हैं, फाइनर है, तो 50% इससे कोर्सर भी होंगे, ठीक है ना, यही बात होती है। तो d50 को अपन क्या बोल देते हैं, मेन साइज बोलते हैं पार्टिकल, ठीक है। और इफेक्टिव साइज बोला जाता है d10 को, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में लिख लो कहीं पे अगर चाहो तो, नहीं पता तो आपको। d10 जो होता है इसे बोलते हैं अपन पार्टिकल्स की इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। वैसे नीतीश सर ने बता दी होंगी ये चीजें आपको। चलो, तो ये दो फॉर्मूले हो गए अपने पास किसके, मैनिंग का जो कोफिशिएंट है, या मैनिंग का जो रफनेस कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करने के 2 बार 3 बार ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे गए हैं ईएस के एग्जाम में, ईएस के प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना।
ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि डायरेक्टली इनको पूछ लिया जाता है। एक बार शायद 2 बार तो स्टिकलर का पूछा हुआ है, एक बार मेयरफ का पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर काम के हो जाते हैं थोड़े ऐसे फॉर्मूले जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बन गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुमको करके। क्वेश्चन लिखें, इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन, इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन मतलब कौन सा, मैनिंग का रफनेस कोफिशिएंट एन, इन द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन, इंस्टीड ऑफ टेकिंग D50, मैं लिख देता हूं, इंस्टीड ऑफ टेकिंग D50 in meter, D50 in meter, by mistake, it is considered as mm, it is considered as mm मतलब मिलीमीटर। then find the percentage error, then find the percentage error in the value of, in the value of कोफिशिएंट, दैट मींस रफनेस कोफिशिएंट। क्वेश्चन है भाई आपको D50 मतलब देखो डिनोटेशन देखो यहाँ पे D50 दे रखा है, आपको पता है कि n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो D50 किस में आता है, स्टिकलर फॉर्मूले में आता है। तो कौन सा काम में आएगा, अपना स्टिकलर फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। अगर D90 दे रखा होता तो मेयर ऑफ फॉर्मूला काम आता, ठीक है। और स्टिकलर फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, n इज इक्वल टू D50 की पावर 1/6 डिवाइड बाय 21.1। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। इसमें बोला गया है कि भाई D50 को मीटर में लेना था लेकिन गलती से किस में ले लिया, mm में ले लिया, नहीं पता होगा, ठीक है। कम समझदार आदमी होगा जो इसको कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो साफ साफ है, अगर यहाँ पे इसको मीटर में लिया जाता तो कुछ अलग वैल्यू आती, अगर इसको मैं mm में ले रहा हूं तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो मुझे वो एरर फाइंड आउट करनी है, तो करो इसको, करके देखो मजा आएगा। दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स भी आएगी तुम्हारी इसमें, गणित में पढ़ी होगी तुमने, परसेंटेज, लाभ हानि, फलान ढिकान जो भी है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है ना। ये सुपीरियर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। बाकी तो ओसीएफ से कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पर ये है कि ओसीएफ में याद करने का डेटा बहुत है, तो याद करना आपको काफी चीजें पड़ेंगी, तो इसको करने की कोशिश करें। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ।
क्वेश्चन की, पर इतना हार्ड भी नहीं है जितना तुम सोच के बैठे हो जाएगा आराम से। है अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, पर आसान है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते। आंसर आया है 68.35। चलो, मैं संतुष्ट नहीं हूं इस आंसर से, आपका आंसर सही नहीं है, लेकिन ट्राई करिए आपने। दोबारा देखो कुछ गलतियां तो नहीं हो गई क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, इधर देखें सभी। देखो, ये अपने को क्वेश्चन में डिनोट किया हुआ है कि भाई D50 यूज में किया हुआ है। D50 का मतलब हमें पता लग गया कि स्टिकलर फॉर्मूला यूज में आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 21.1 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूं n की, तो n इज प्रोपोर्शनल टू D50 टू पावर 1/6। 1/6 क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जब अपन देखें तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं D50 को मीटर में लेता तो मेरे पास कुछ वैल्यू मिलती। ठीक है, मैंने D50 को mm में ले लिया तो मेरे पास कुछ वैल्यू मिली अलग, और मुझे इन दोनों के बीच में परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक तो कंडीशन एक बना लेता हूं। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगे ना मेरे पास, पहली हो गई नंबर 1 और दूसरी हो गई नंबर 2। ठीक है, पहली में मैंने D50 को किस में कंसीडर किया, मीटर में कंसीडर किया। ठीक है, क्योंकि होना तो मीटर में ही चाहिए था ना, उसको होना तो उसको मीटर में ही चाहिए था। ठीक है, अब मुझे बता नहीं रखा कितना मीटर है, मुझे नहीं बता रखा कितना मीटर है, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है ना, मैं इसको क्या कर लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि भाई D50 जो था x मीटर था, D50 जो था x मीटर था। ठीक है ना, अगर मैं D50 को मीटर में रखता, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आती वो n1 आ जाती। ठीक है, वो वैल्यू मेरे पास n1 आ जाती। अब मैंने गलती क्या कर दी कि इसको मीटर में ना लेके mm में ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको mm में लेता हूं तो आप सब समझदार हो, एक मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm। दैट मीन्स x इंटू 1000 mm। और अगर मैं mm में रखता हूं तो मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू आएगी n2। ठीक है, अब मुझे n1 और n2 में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो तो सिंपल तो हो गया। अब देखो यहां पे आपको पता है कि n इज प्रोपोर्शनल टू D50 टू पावर 1/6। D50 टू पावर 1/6 मतलब अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, n2/n1 इज इक्वल टू D50 1 टू पावर 1/6। मतलब 1 क्यों लिखा, पहली कंडीशन के लिए, डिवाइड बाय D50 नंबर 2 कंडीशन टू पावर 1/6। देखना जरा आप, n2/n1 पहली कंडीशन में D50 कितना है आपका, x मीटर है। ठीक है ना, तो x टू पावर 1/6। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितना है, x इंटू 1000। क्लियर है, तो अब देखो x इंटू 1000 टू पावर 1/6। क्लियर है, x को कॉमन लेके उड़ा देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, x टू पावर 1/6 इंटू 1 डिवाइड बाय x टू पावर 1/6 इंटू 1000 टू पावर 1/6। ऐसा ही बचेगा ना कुछ, तो ये x से x चला गया। ठीक है, x से x चला गया। 1 की पावर भी 1/6 होगी, लेकिन 1 की तो कोई भी पावर पुट कर दो 1 ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे n2/n1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 टू पावर 1/6 डिवाइड बाय 1000 टू पावर 1/6। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूं, आपके पास रिलेशन आएगा n2 इज इक्वल टू 3.16 n1। ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, परसेंटेज एरर निकालनी थी, किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, एनुअल के वैल्यू रेस्पेक्ट में, तो वो तो निकल जाएगी। परसेंटेज एरर में क्या है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय n1 इंटू 100%। n2 की वैल्यू कितनी है, 3.16 n1 माइनस n1 डिवाइड बाय n1 इंटू 100%।
क्लियर? एन 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 सब कुछ कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3.16 माइनस 1 इंटू 100%, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 216%। तो 216% एरर आ जाएगी, इतनी घनघोर तरीके से एरर आ जाएगी अगर हमने उसको एमएम में ले लिया। तो बताओ किसी को कोई समस्या हो तो इसमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। d2/d1, क्या है d2/d1? ये अच्छा उल्टा हो गया क्या? अरे तुमने पहले याद क्यों नहीं दिलाया? ये यहाँ पे n1/n2 है, सॉरी ये अपन ने उल्टा लिख दिया, n1/n2, ठीक है ना? इधर भी क्या होगा n1/n2, मिस प्रिंटिंग हो गई थी ना? रिलेशन यही आएगा, ये मैंने रिलेशन टिप के लिखा है, रिलेशन यही होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है, पर आंसर यही आएगा, आंसर मैंने टिपा था कॉपी में से, तो आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई समस्या? कल सर्वे खत्म है ना आपकी? ना आज खत्म हो जाएगी, कल शायद अपन 4 एक घंटे क्लास लेंगे। सर्वे कब से कब तक चलती है, कितने टाइम तक होता है? 9 से 11? हम्म, बना लिया? बन गया? हम्म, ओके। अगली हेडिंग डालें, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज, अच्छा 9 से 11 सर्वे, और फिर नया सब्जेक्ट, तो तीसरा सब्जेक्ट कब चालू होता है? 12 बजे, 1 बजे कब होता है? अच्छा मतलब 11 से 4:30 तक छुट्टी है तुम्हारी? कॉलेज भी लगती है तुम्हारी? हाँ, ऐसा क्या? कॉलेज लेते हो मतलब तुम? ऑनलाइन कॉलेज? ही ऑनलाइन कॉलेज, वाओ। ऐसे कैसे काम हो गए ये साले कोरोना के चक्कर में? अभी लगभग 1 साल तक बंद ही रही है सारी कॉलेज वगैरह, अभी खुली है क्या कॉलेज तुम्हारी? अच्छा कॉलेज मतलब ऑनलाइन ही लग रही है, तो ओपन होने का नहीं है क्या अभी कॉलेज का? राजस्थान में तो आज से स्टार्ट हो जाएंगी कोचिंग कॉलेज वगैरह, आज से 18 से। हम्म, हाँ एग्जाम भी आने में ही होगा अब तो अब खत्म हो गया यार, वैक्सीनेशन चालू हो गया, कोरोना हो तो है नहीं रहा साला किसी के, अब बिना बात की रामलीला कर रखी है, कौन से कोई सेंस है नहीं। एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं? एग्जाम ऑनलाइन कैसे होते हैं? सेमेस्टर वाले एग्जाम? वाह, हाँ वो फर्जी वाला, वो एग्जाम जैसा मतलब तो होता नहीं है। चलो कोई नहीं, अपन तो एक टॉपिक बचा है थोड़ा सा। अच्छा एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी, वाओ। एक छोटा सा टॉपिक बचा है अपना, कन्वेयंस ऑफ द चैनल, कन्वेयंस ऑफ चैनल। अब ये क्या भला है, इसको समझते हैं, देखो समझना।
पैसे तो असली लगते हैं, देखो पैसे वर्चुअल नहीं चलती, वर्चुअल मुद्रा नहीं चलती, बस ये समस्या होगी। मुद्रा का वही देनी पड़ती है। चलो कन्वेयंस ऑफ चैनल पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हो, चेजी फॉर्मूला हो या मैनिंग फॉर्मूला हो, उसके हिसाब से जब मैं डिस्चार्ज फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आता है। अभी समझेंगे हम इस चीज को, भावुक मत होना, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, क्लियर है। यहाँ पे ये जो के है, यहाँ पे ये जो के है, इसे क्या बोलते हैं अपन? कन्वेयंस बोलते हैं। इसे बोलते हैं अपन कन्वेयंस ऑफ चैनल। अब इस कन्वेयंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज के बिहाफ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला होता है अपना मैनिंग का फॉर्मूला, ठीक है। पहला होता है अपना मैनिंग का फॉर्मूला। मैनिंग के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती है? 1/n इंटू आर टू पावर 2/3 इंटू एच टू पावर 1/2, ठीक है ना। डिस्चार्ज में कैलकुलेट करना चाहूं तो एरिया इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एरिया इंटू 1/n इंटू आर टू पावर 2/3 इंटू अंडर रूट एस, ऐसे लिख दूं क्या? क्लियर है ना। अब देखना जरा, मेरे पास इक्वेशन क्या थी? Q इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एस। मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करूं इन दोनों का, तो मेरे पास कन्वेयंस या के की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? एरिया बाय एन इंटू आर टू पावर 2/3। ये लीजिए, ये कन्वेयंस आ गया चैनल का, किसके अकॉर्डिंग? मैनिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा कौन सा होता है अपने पास? चेजी। चेजी के अकॉर्डिंग भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? चेजी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती है? सी अंडर रूट आर इंटू एस। अगर मैं यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया ए ले लेते हैं, सी एज इट इज, आर की वैल्यू है यहाँ पे 1/2 और एस को मैं लिख देता हूं अंडर रूट एस। ऐसे मैंने थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया इसको, मतलब आर बाहर ले लिया, एस को अंदर पड़ा रहने दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है? डिस्चार्ज की है। और अपनी यहाँ पे इक्वेशन क्या है? के अंडर रूट एस, क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास कन्वेयंस के की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी ए इंटू सी इंटू आर टू पावर 1/2। तो ये लीजिए, ये होता है चैनल का कन्वेयंस, किसके अकॉर्डिंग? चेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये के को क्या बोलते हैं अपन? कन्वेयंस बोलते हैं, क्लियर। देख लें। फटाफट बनाओ, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। हो गया। चलो एक छोटू सा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में बेसिक सा जान लेते हैं अभी, ठीक है ना। देखो, एक टॉपिक है अपने पास, हाइड्रोलिक एफिशिएंट सेक्शन ऑफ द चैनल, क्लियर। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल, हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल, ठीक है ना, क्लियर। देखो समझ लो, 2-3 मिनट है, हालांकि हो जाएगा अपना काम। देखें जरा, भाई मुझे क्या करना है? हाइड्रोलिक बिहाफ पे या हाइड्रोलिक फीचर्स के बिहाफ पे चैनल को एफिशिएंट बताना है। एफिशिएंट का मतलब क्या? जो बढ़िया हो। और हाइड्रोलिक में क्या आते हैं? फ्लो वगैरह आते हैं। तो मैं हाइड्रोलिक एफिशिएंट, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई हाइड्रोलिक एफिशिएंट कैसी चैनल होगी, ठीक है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई हाइड्रोलिक एफिशिएंट वो चैनल हो सकती है जिसमें से ज्यादा फ्लो चले। सीधी सी बात है ना। एक अपने पास इकोनॉमिकल होती है पैसे के बेसिस पे, तो पैसे के बेसिस पे अपनी कैसे होती है कि भाई जिसमें कम पैसा लगे वो इकोनॉमिकल हो गई या वो इफिशियंट हो गई। अगर मैं हाइड्रोलिक बिहाफ पे देखूं तो हाइड्रोलिक बिहाफ पे क्या हो जाएगा? भाई ऐसी चैनल जिसमें ज्यादा डिस्चार्ज चले, ठीक है ना, सेम क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या हो जाएगी? आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंट
सेक्शन हो जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं फॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल, फॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। यही चाहता हूं ना, डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि भाई डिस्चार्ज मैक्सिमम हो। क्लियर। अब देखें जरा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस जो हैं, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस जो हैं उनको फिक्स कर रहा हूं, उनको फिक्स कर रहा हूं, फिक्स चल रही है अपनी डायमेंशन। क्लियर है ना। अब देखो जरा, अगर डायमेंशन फिक्स तो एरिया फिक्स, डायमेंशन फिक्स तो एरिया फिक्स, मतलब डिस्चार्ज किस पे डिपेंड, पूरी की पूरी तरीके से वेलोसिटी पे। डिस्चार्ज किस पे डिपेंड, पूरी की पूरी तरीके से वेलोसिटी पे। ठीक है, चेजी की हेल्प ले लो, चाहे आप किसी की भी हेल्प ले लो, चाहे मैनिंग से कर लो चाहे चेजी से कर लो। तो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू आर एस। चेजी के हिसाब से वेलोसिटी यही होती है। ठीक है ना, चेजी के हिसाब से वेलोसिटी होती है आपके पास सी अंडर रूट आर एस। क्लियर। अब देखें जरा, सी कांस्टेंट, सी यहां पे कांस्टेंट, ठीक है ना, एस यहां पे कांस्टेंट, सी कांस्टेंट एस कांस्टेंट, तो मेरे पास क्यू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। ठीक है ना। अब अंडर रूट आर का फंडा आपको पता है, इसको क्रॉस सेक्शन डायमेंशन मत लिखो, इसको एरिया लिखो, ओनली एरिया फिक्स किया है मैंने। ठीक है ना, ओनली एरिया फिक्स किया है। अगर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कर दूंगा तो आर भी फिक्स हो जाएगा, फिर मामला गलत हो जाएगा अपना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें, पहले मैंने एरिया फिक्स किया, मतलब एरिया कांस्टेंट डिपेंड किस पे हो गया, वी पे। चेजी इक्वेशन के हिसाब से वी की वैल्यू लिखी सी अंडर रूट आर एस। ठीक है ना, एस बेड स्लोप कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, दोनों को हटा दिया, डिस्चार्ज किस पे डिपेंड, पूरी तरीके से हाइड्रोलिक रेडियस पे डिपेंड। ठीक है, अब अगर हाइड्रोलिक रेडियस को मैं लिखूं, Q इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एरिया बाय पेरीमीटर। ठीक है ना, तो आप फिर देखोगे कि एरिया आ गया, एरिया को फिर से कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो डिस्चार्ज किस पे डिपेंडेंट, पूरी तरीके से 1 बाय अंडर रूट पी, मतलब डिस्चार्ज पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट, पेरीमीटर पे डिपेंडेंट। मतलब अगर पेरीमीटर मेरा मिनिमम होगा तो डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई। फोर, आप इधर लिख सकते हो, फोर मिनिमम पेरीमीटर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। समझ में आ रही है ना, इतना तो इस फॉर्मूले से पता लग ही रहा है हमको। जैसे जैसे पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो अगर मैं मिनिमम पेरीमीटर लूं तो डिस्चार्ज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। दैट मींस मुझे कंडीशन मिल गई कि अगर भाई मुझे हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल चाहिए, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल वो चैनल होगा या वो चैनल सेक्शन होगा जिसके लिए पेरीमीटर क्या होता है, कम से कम होता है। ठीक है ना, तो आप लिख लो एक लाइन यहाँ पे, फोर हाइड्रोलिक एफिशिएंट सेक्शन perimeter must be minimum। पेरीमीटर अगर मिनिमम होगा तो डिस्चार्ज हमें मैक्सिमम मिलेगा, और डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंट चैनल बनेगी। ठीक है ना। बाकी अपने पास यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने स्लोप को भी कांस्टेंट किया था। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ओनली उसका पेरीमीटर बदल रहा है। क्लियर है, तो ये हो गई बातें आज की। कल हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल के बारे में घनी सारी बातें करेंगे, बहुत सारी हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
बन गया होगा।